दोस्तों आज 14 अक्टूबर है 2023 और हम आए हैं भारत माता की वंदना के अत्यंत पावन मंदिर सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर में। ये वो जगह है जहां कितने ही शहीद हुए इस देश की आजादी के लिए और कितनों ने वो अमानवीय यातनाएं वर्षों वर्षों तक सही इस एक उम्मीद के सहारे कि एक दिन भारत आजाद होगा। हर जुल्म सहकर भी वंदे मातरम बोलते रहे, हर अत्याचार सहकर भी इनकलाब जिंदाबाद गूंजता रहा। तो चलिए देखते हैं सेल्यूलर जेल को, कैसी है यह जगह। यहां अंदर घुसते ही दाईं ओर एक गैलरी है। इसमें सेल्यूलर जेल का इतिहास लिखा है, कब निर्माण कार्य शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, इसमें कुल कितनी सेल है वो सब यहाँ बताया गया है। इसके साथ ही कई फोटो भी हैं उन वीरों के जिन्होंने अनेक वर्ष यहाँ बिताए। ये 7 विंग वाली जेल हुआ करती थी। एक सेंट्रल वॉच टावर है जो सामने दिख रहा है, 3 मंजिला बिल्डिंग। अब 7 में से सिर्फ 3 ही विंग बची हैं, बाकी वक्त के साथ जा चुकी, गिर चुकी, ढह चुकी। इधर दाईं ओर एक शेड है। इस शेड में उस जमाने की कुछ निशानियां हैं। यहाँ वो कोल्हू है जिसे बैल की तरह इंसान खींचते थे और नारियल का तेल निकालते थे। इसके अलावा किस तरह की सजाएं दी जाती थी उन कैदियों को, आजादी के उन दीवानों को, उसकी भी कुछ निशानियां हैं। चलिए देखते हैं। इस कोल्हू को देखिए, ये उसी जमाने का कोल्हू है। बताते हैं ये असली कोल्हू है। और इसमें ऊपर से देखिए, यहाँ सूखे नारियल डाले जाते थे इसमें और फिर इंसान इस कोल्हू को खींचते थे, घुमाते रहते थे। एक दिन में 30 पाउंड तेल निकालना पड़ता था। सुबह 6 बजे ये काम शुरू होता था, 10 बजे तक चलता था और इसके बाद लंच ब्रेक और उसके बाद फिर से वही कहानी शुरू होती थी। जो कैदी 30 पाउंड एक दिन में नहीं निकाल पाता उसे कड़ी सजा दी जाती थी। और किस तरह की सजाएं होती थी चलिए वो भी देख लेते हैं। वहां देखिए ठीक सामने ये है टिकटिकी। इस पर इंसान को बांध दिया जाता था। पांव भी बंधे हैं, हाथ भी बंधे हैं, कमर भी बंधी है और फिर नंगे शरीर पर 30 बेंत की सजा दी जाती थी। 8-10 बेंत के बाद बहुत बार कैदी बेहोश भी हो जाया करते। उन्हें होश में लाया जाता और फिर से बेंत बरसा करते थे। खून के फव्वारे छूटते थे। खाल और मांस चीथड़े चीथड़े बनकर जमीन पर गिरा करता था। ये देखिए, ये टाट की बनी वर्दी है, ये कैदी को पहना दी जाती थी। यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत है। अभी 14 अक्टूबर है और अब भी हम गर्मी से परेशान हैं। यहाँ बहुत ज्यादा ह्यूमिड है। तो सोचिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में कैसा मौसम रहा होगा। और कैदी को पहनने के लिए ये जूट की वर्दी दे दी जाती थी। शरीर को, खाल को कैसे छीलती होगी, ये भी एक पनिशमेंट थी। और इसके साथ ये चेन फेटर्स देखिए, बेड़ियों से बांध दिया जाता था इंसान को और खड़ा रखते थे दिन भर। 7-7 दिन तक ये सजा दी जाती थी। और इसके साथ हैं बार फेटर्स। चेन फेटर्स में आपके पांव का मूवमेंट हो जाता है, लेकिन बार फेटर्स पांव के मूवमेंट को बहुत हद तक रोक देती थी। बहुत कष्ट होता था और दिन भर यूं ही खड़े रहना होता था। इसके आगे हैं क्रॉस बार फेटर्स। आप देखिए, बार फेटर्स में आप अपनी लेग्स को आगे पीछे घुमा सकते थे। घुटना नहीं मुड़ता था पर आगे पीछे दाएं बाएं कुछ मूवमेंट होता था। लेकिन क्रॉस बार फेटर्स लगने के बाद ना पांव दाएं मुड़ता, ना बाएं, ना आगे ना पीछे, और यूं ही खड़ा रहना पड़ता। और कल्पना कीजिए जब नेचुरल कॉल होती थी, किसी को पेशाब करना होता था और अगर किसी का स्टोमक सही ना हो, किसी को स्टूल पास करना हो तो क्या करे। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता था कि ये बार फेटर्स नहीं खोली जाती थी और विवश होकर कैदी इन्हीं कपड़ों में स्टूल भी पास कर दिया करते थे और फिर कोड़े बरसते थे। चलिए बाहर चलते हैं। यहाँ ठीक सामने फांसी घर है जहाँ फांसी दी जाती थी कैदियों को। और उससे पहले ये छोटा सा स्ट्रक्चर देखिए, सफेद रंग से पुता हुआ। फांसी से पहले यहाँ शायद नहलाया जाता था, कुछ अंतिम रिचुअल्स यहाँ किया करते थे। इसके बाद कैदी को फांसी घर ले जाते थे।
हम नीचे जा रहे हैं। एक तरह का ये बेसमेंट है और नीचे ये वो जगह है जहाँ फांसी के बाद शव लटका करते थे। देख लीजिए इसे। अब बाहर चलते हैं और ऊपर से देखते हैं जहाँ 3 रस्सियां लटकी हैं अभी भी। इधर देखिए 1, 2 और 3, कुल 3 रस्सियां हैं और नीचे निशान बना रखा है पेंट से कि एक साथ यहाँ 3 लोगों को फांसी दी जा सकती थी। इधर देखिए एक्सट्रीम राइट में 3rd फ्लोर पर जहां वेरांडा में 2 लोग खड़े हैं, वहां वो कोठरी है जिसमें वीर सावरकर कैद रहे। वैसे मेरा आजीवन कारावास अपनी पुस्तक में वे लिखते हैं कि हर महीने कोठरी बदल जाया करती थी, तो और भी बहुत सी कोठरियों में वे रहे होंगे, ये इकलौती नहीं है। हम आगे चलते हैं और इस पूरी विंग को देखेंगे ये कैसी है। हम सेंट्रल वॉच टावर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बाईं ओर देखिए, इस वेरांडा में लोहे के ग्रिल्स लगाकर इसको बंद कर दिया गया ताकि कैदी बाहर निकल न सके और दाईं ओर सेल्स हैं। तो हम पहुंच गए हैं सेंट्रल वॉच टावर पर। यहां सेलुलर जेल का एक मॉडल भी रखा है। इसमें 7 विंग दिखाई देती हैं, हालांकि जमीन पे आज सिर्फ 3 ही बची हैं। दोस्तों, सेंट्रल वॉच टावर में नीचे ये मॉडल रखा है सेलुलर जेल का। इसकी मैं जहां खड़ा हूं, ये मेरे सामने, दिस इज विंग नंबर 7, दिस इज विंग नंबर 1। आज ये सही सलामत है, बल्कि उसकी हालत कमज़ोर है, बाहर चल के देखेंगे। ये विंग नंबर 7, इसी में यहाँ 2nd फ्लोर पे टॉप पे कॉर्नर वाली सेल जिसमें वीर सावरकर रहे थे, ऊपर चल के वो देखेंगे। और ये विंग नंबर 6 है, ये भी बची है, बल्कि इसकी टेरेस की मरम्मत का काम चल रहा है। इसके बाद ये, जैसे मैंने कहा, विंग नंबर 1 ये भी बची है। वो विंग नंबर 2 है, उसकी बाहर की सिर्फ ये एक दीवार बची है, बाहर से दिखाऊंगा, बाकी सब अब नहीं बचा। फिर वो विंग नंबर 3, वो 4, वो 5, ये विंग अभी है ही नहीं। ये विंग नंबर 5, ये 4, ये 3, ये अब कहीं नहीं है। विंग नंबर 2 की भी सिर्फ बैक वॉल मिलेगी आपको। हम ऊपर चलते हैं और ये सेंट्रल वॉच टावर, जैसे मैंने कहा, इसमें भी हम ऊपर चलेंगे। अब हम चलते हैं विंग नंबर 7। विंग नंबर 7 में ना सिर्फ वीर सावरकर वाली सेल है, बल्कि वहां पे शचीन्द्र नाथ सान्याल की भी सेल है। अभी हम आपको दिखाते हैं, आइए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। ये विंग नंबर 7 है, आइए देखते हैं। ये लिखा भी है ब्लॉक नंबर 7, तो देख लेते हैं। इसमें ये स्टेयर से ऊपर जाने के लिए, पर अभी हम यहाँ शचीन्द्र नाथ सान्याल की सेल को देखेंगे। आइए, ये भी जरा झुक के आना पड़ता है। तो ये वो सेल है जिसमें क्रांतिवीर शचीन्द्र नाथ सान्याल रहे। आइए देखते हैं अंदर से कैसी है ये सेल। छोटी सी सेल, 13 फुट बाई 7 फुट की सेल। और ये सामने ये फोटो लगा है शचीन्द्र नाथ सान्याल का। विशेष बात मैं बताऊं, ये इकलौते क्रांतिकारी हैं जो यहाँ सजा काटने एक बार नहीं 2 बार आए थे। तो ये सेल, ये देखिएगा, ऊपर ये एक वेंटिलेटर है और उस पर भी सनशेड लगा है, तो आगे बहुत ज़्यादा कुछ आप देख नहीं सकते हैं इसमें भी। और ये जो वुडन, एक इसको बेड कहिए, जो भी कहें, इस पे सोते थे। और इसमें देखेंगे, यहाँ तो अभी लाइट जल रही है ना, इसलिए रोशनी है। हम वो सेल्स दिखाएंगे जहाँ ऐसे लाइट नहीं है, तो दिन में भी अंधेरा है। बाहर हम देखते हैं धूप खिली है, लेकिन अंदर अंधेरा होता है। यहाँ रोशनी है क्योंकि लाइट जल रही है। तो देखिए, शचीन्द्र नाथ सान्याल की सेल में रोशनी थी, वहां पे लाइट जल रही थी। ये देखिए अब कितना अंधेरा है, कितना अंधेरा है। दिन में आए हैं हम, कितना अंधेरा है यहाँ पे। ऐसा रहता था दिन उनका, रात कैसी होगी। यहाँ पे दिया जलाने की भी इजाजत वर्ष 1933 में मिली थी, जब भगत सिंह के साथियों बटुकेश्वर दत्त और बाकी ने मई 1933 में भूख हड़ताल की। चलिए हम चलते हैं ऊपर। ये विंग नंबर 7 के स्टेयर्स में हैं हम। ऊपर चलते हैं और 2nd फ्लोर पे जाएंगे हम। घूमता हुआ स्टेयरकेस, हम 2nd फ्लोर पे जाएंगे जहां वीर सावरकर को रखा गया था। वैसे वो एक कोठरी नहीं है कि जिसमें वो रहे थे, कोठरियाँ बदलती रहती थी। ये 1st फ्लोर पे आ गए हैं। ये देखिए, ये 1st फ्लोर की विंग है। और अगर इधर घुमाऊंगा,
तो फिर से सेंट्रल वॉच टावर है ये सामने। हम आएंगे वहां दोबारा से, ऊपर चढ़ते हैं सेकंड फ्लोर पे। चलिए, ये हम घूम गए और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं जब इस जेल में तो सावरकर की सेल तक ज़रूर जाते हैं। बहुत यहाँ पे रश है, बहुत रश है। हम सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं और कॉरिडोर से चल रहे हैं। विंग के आखिर में उनकी सेल है, चलिए देखते हैं। यहाँ 4 बार बड़ी भूख हड़ताल हुई। पहली वर्ष 1912 में हुई जब नानी गोपाल 16 साल के लड़के ने 72 दिन तक भूख हड़ताल की थी। उसके बाद वर्ष 1915 में हुई जब 155 दिन तक पृथ्वी सिंह आजाद ने भूख हड़ताल की, बाबा सोहन सिंह ने भूख हड़ताल की और भी बहुत सारे उनके साथी थे। फिर 1933 में मई के महीने में हुई 12 मई से जब भगत सिंह के साथियों ने यहाँ भूख हड़ताल शुरू की और आखिरी भूख हड़ताल हुई थी वर्ष 1937 में। उसके बाद 1937 के आखिर में सभी राजनीतिक कैदियों को यहाँ से मेनलैंड पर वापस भेज दिया गया था। कुछ दिसंबर 1937 में गए और कुछ 1938 की जनवरी में। यहाँ से देखिए नीचे दाईं ओर, यहाँ से वो फांसी घर भी दिखाई देता है और ये ठीक उस कोठरी के सामने पड़ता है जहां सावरकर को कैद करके रखा गया था। हम पहुंच गए हैं वीर सावरकर की कोठरी तक। आप देखेंगे यहाँ बरामदे को ही बंद कर दिया गया है, लोहे की एक और दीवार खड़ी कर दी गई है। यानी सावरकर को न सिर्फ उनकी कोठरी के अंदर कैद किया गया बल्कि बाहर वरांडा में भी एडिशनल प्रोटेक्शन बनाई गई ताकि वो भाग ना सके। आपको ध्यान होगा जब उनको लंदन से भारत लाया जा रहा था तो फ्रांस के पास मार्शे में वो समुद्री जहाज के पोर्ट होल से कूदकर भाग गए थे। हालांकि पकड़ लिए गए थे जल्दी ही, तो अंग्रेजों को डर था कि शायद यहाँ से भी भाग सकते हैं। इधर अंदर कोठरी में देखिए, अभी ये पॉइंटेड वॉल्स हैं, ब्रिक वर्क दिखाई देता है, पर उस जमाने में चूने का प्लास्टर इन पर हुआ करता था। ये रिपेयर बाद में हुई है। ये विंग नंबर 1, इसकी दीवारें अभी तक वैसी की वैसी हैं, प्लास्टर्ड हैं। और वीर सावरकर अपनी पुस्तक मेरा आजीवन कारावास में लिखते हैं कि रामबांस की झाड़ी के सख्त कांटों की मदद से उन्हीं दीवारों पर चूना पुती उन दीवारों पर उन्होंने 1000 से 1500 कविताएं लिखी। उनका महाकाव्य कमला भी इन्हीं कोठरियों में रचा गया था और फिर कंठस्थ करते थे। कागज पेन उनके पास नहीं थे, इसकी इजाजत अंग्रेजों ने नहीं दी थी। और वे लिखते हैं कि हर 1 महीने के बाद कोठरी बदल जाया करती थी, तो कविताओं को याद रखना पड़ता था। हम सावरकर की सेल से बाहर आ गए हैं और विंग नंबर 7 के कॉरिडोर से चलते हुए फिर से वापस जा रहे हैं सेंट्रल वॉच टावर की ओर और वहां से एक बार टेरेस पे चलेंगे और ऊपर से आपको दिखाएंगे कैसा दिखता है ये पूरी जगह और इसके आसपास। तो चलिए चलते हैं। मैं आपको लॉकिंग अरेंजमेंट समझाता हूं, सेल में होता कैसे था। ये देखिए, मैं अंदर आ गया हूं और यहां बोल्ट लगा दिया जाए, लॉक लगा दिया जाए तो अब मैं बाहर नहीं आ सकता। और इस दरवाजे को ये सामने देखेंगे, ये लॉकिंग अरेंजमेंट है। तो कैसे लॉक करते थे मैं आपको दिखाता हूं। मैं बाहर आ गया हूं और ये देखिए, इसका लॉक यहां से था। ये बोल्ट है, ये स्लाइडिंग बोल्ट है लोहे की, और इसको जब स्लाइड करते थे और यहां से इसको जब बंद कर दिया तो अब अंदर से आप नहीं खोल सकते। तो लॉक लगाने की जरूरत नहीं। 693 सेल्स थी, एक एक पे लॉक लगाते मुश्किल होती। इस पूरे कॉरिडोर को एक वार्डर वॉच करता था, आगे से बंद हो जाता था और ये जब बोल्ट लग गए तो अब आप बाहर नहीं जा सकते थे। सभी में इसी तरह के ये अरेंजमेंट्स हैं। ये आप देखिए ऐसे ही है। यहां से दिखाएं आप, जब ये अंदर लग गया तो अब आप नहीं आ सकते। दिस इज द लॉकिंग अरेंजमेंट। तो बिना कोई ताला लगाए अंदर बंद कर दिया करते थे। दोस्तों, यहां सेंट्रल वॉच टावर के इस कॉरिडोर में मैं खड़ा हूं
पीछे विंग नंबर 7 जहाँ से हम आए थे, और यहाँ ये विंग नंबर 6 में चलेंगे। यहाँ दिखाते हैं आपको, यहाँ क्या है। सारी आइडेंटिकल हैं, सिर्फ साइज का फर्क है, किसी की लेंथ कम है, किसी की ज्यादा है। नीचे मॉडल में आपने देखा, ये विंग नंबर 6 ये छोटी है बाकी के कंपैरिजन में। विंग नंबर 7 और विंग नंबर 1 जो बची हैं उनसे ये काफी छोटी है। यहां एक चीज और आपको दिखाएंगे, वो कोल्हू जो नीचे वर्कशॉप में आप विंग नंबर 7 के आगे देख के आए थे, वैसा ही कोल्हू यहां से आपको देखने को मिलेगा। इसको नजदीक से दिखाएंगे, ये देखिएगा, ये सामने कोल्हू, ये देखिए ऐसे इसको घुमाते थे। ये इसमें सूखे नारियल, और ऐसे घुमाते घुमाते आप लगे रहो घंटों 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 घंटों। 30 पाउंड आपको तेल निकालना है, और वो तेल निकलता था इसमें नीचे, ये देखिएगा नीचे, इसके जरिए तेल नीचे इस टैंक में इकट्ठा हो जाता था। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ये काम करना होता था। और भी कई तरह के काम थे। और यहीं नीचे हर विंग के लिए नीचे यहाँ पे टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट बना होता था। और वो आज के जैसा फ्लशिंग सिस्टम नहीं था, गेट तक नहीं होते थे, खुले में बैठना पड़ता था सबों को। और वहीं समुद्र के खारे पानी का बगल में टैंक हुआ करता था, समुद्र के पानी से नहाया करते थे दोस्तों। भगत सिंह के साथी विजय कुमार सिन्हा अपनी पुस्तक इन अंडरमैन्स द इंडियन बैस्टील में लिखते हैं कि उस भूख हड़ताल के बाद उन्हें फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, कैरम आदि खेलने की इजाजत मिली। उनकी भूख हड़ताल बहुत लंबी चली थी। अंग्रेजों ने विवश होकर कर्नल बारकर को पंजाब से भेजा, जो आईजी प्रिजन हुआ करते थे वहां। वे इन लोगों से पहले से वाकिफ थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर में भी कालजयी भूख हड़ताल की थी। तब कर्नल बारकर को अंडमान भेजा गया कि शायद तुम ही निपट सकते हो भगत सिंह के उन दीवाने साथियों से। जब कर्नल बारकर बटुकेश्वर दत्त और उनके साथियों से मिले तो पूछा, तुम्हारा पुराना खेल फिर शुरू हो गया? उन मतवालों ने कहा, जब तक तुम इंसानियत का खून करते रहोगे तब तक इनकलाब जिंदाबाद गूंजता रहेगा। अंग्रेजों की सरकार को झुकना पड़ा था। इसके बाद उन्हें कई रियायतें मिली। अंधेरी कोठरियों में रात 10 बजे तक लालटेन जलाने की इजाजत मिली। किताबें, पत्रिकाएं खरीदने की अनुमति मिली। एक लाइब्रेरी भी सेटअप हुई। इसके साथ ही वे लिखते हैं कि नाश्ते में चावल की जो कांजी पीने पड़ती थी, हम कह सकते हैं एक तरह से चावल का सूप था। विजय कुमार सिन्हा लिखते हैं उसमें सफेद मरे हुए कीड़े तैरते रहते थे। जो सब्जी मिलती थी उसमें भी खूब कीड़े होते थे। दाल के लिए विजय कुमार सिन्हा लिखते हैं ये ऐसी थी जैसी बरसात का मटमैला पानी, दाल का दाना नहीं होता था। और रोटियां उस आटे की बनी होती थी जिसमें दुनिया भर के कीड़े होते थे। वे लिखते हैं हम देखकर उन्हें नहीं खा सकते थे। भारत की मेनलैंड से आटा, दाल, चावल आते थे और महीनों साल भर वो सड़ते रहते थे, कीड़े चलते रहते थे और फिर वही परोस दिया जाता था। वीर सावरकर लिखते हैं उस सब्जी में कटे हुए मरे हुए कान खजूरे और सांप मिला करते थे। जंगल से काट के ले आए और उबाल दी, कैसे खाते होंगे। दोस्तों, यहां सेंट्रल वॉच टावर पर ऐसे ऐसे कई पत्थर लगे हैं जिस पर उन सभी आजादी के दीवानों के नाम खुदे हैं जो यहां रहे अलग अलग समय पे। इस बोर्ड नंबर 6 पे देखिए, यहां नीचे जहां यूनाइटेड प्रोविंस लिखा है, इसके नीचे कई सारे नाम। ये भगत सिंह के साथी हैं बटुकेश्वर दत्त, विजय कुमार सिन्हा, गया प्रसाद, जयदेव कपूर, कुंदन लाल, महावीर सिंह, शिव वर्मा। ये भगत सिंह के साथी यहां रहे आके। 3 को फांसी हुई थी और 8 यहां आए थे। कुंदन लाल 7 साल के लिए और बाकी जीवन भर के लिए। किशोरी लाल भी थे जिनका यहां नाम दिखाई नहीं देता मुझे। वर्ष 1933 में जब भगत सिंह के इन मतवाले साथियों ने 12 मई से भूख हड़ताल शुरू की तो आजादी के और भी बहुत दीवाने यहां थे जो उनके साथ भूख हड़ताल में शामिल हुए थे। मई 1933 को, 17 मई को
महावीर सिंह भूख हड़ताल के छठे दिन फोर्स्ड फीडिंग के दौरान शहीद हुए थे और उनकी लाश को पत्थरों से बांधकर समुद्र में फेंक दिया था। उसी महीने 26 तारीख को मोहन किशोर नामदास शहीद हुए और 28 तारीख को मोहित मोहन मैत्रा। तो ये थी कहानी उन 3 बलिदानियों की जो भूख हड़ताल के दौरान वर्ष 1933 में शहीद हुए और उनकी भूख हड़ताल रंग लाई थी। इस बोर्ड को देखिए आप, इस बोर्ड पे यहाँ ये 1909 से 1921 के बीच जो यहाँ लाए गए आज़ादी के सिपाही, यूनाइटेड प्रोविंस से ये लिस्ट देखिए। यहाँ पे ये सीरियल नंबर 2 पे होतीलाल, 3 पे लद्दाराम और ये 6 पे नंदगोपाल, 8 पे रामहरि। ये 4 नाम विशेष तौर पे मैं इनकी चर्चा करूंगा। इलाहाबाद से एक मैगजीन निकलती थी स्वराज, उसके एडिटर होते थे होतीलाल। एक कविता इन्होंने छापी इस देश की आजादी की, छोटी सी कविता, वो कविता भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वो कविता लिखी थी रामहरि ने, एक कविता अखबार में छाप दी। इस बात के लिए इन दोनों को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया। हम आ गए हैं टेरेस पर और ये सामने विंग नंबर 7 दिखाई दे रही है। ये विंग नंबर 7 है और इधर ये विंग नंबर 1, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जहां से हम अंदर आए थे। ये देखिए, ये विंग नंबर 2 होती थी, ये आप देख पा रहे हैं। और इसकी दीवार विंग नंबर 1 के जितनी ही बड़ी विंग नंबर 2 भी थी। वो ठीक सामने देखिए लाइट हाउस दिख रहा है, रेड एंड व्हाइट, वो है नॉर्थ बे। और इसके लेफ्ट में वो जो ऊंचा पहाड़ है वो है माउंट हैरियट। अब इसको शायद नया नाम दे दिया गया है माउंट मणिपुर। और ये देखिए, ये छोटा सा आइलैंड, ये है रॉस आइलैंड। ये अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर हुआ करता था। और उधर इसके दाईं ओर दूर पीछे हल्की सी लकीर जैसा एक आइलैंड दिखाई देता है, वो है नील आइलैंड। अब उसका नाम शायद हुआ है शहीद द्वीप। और उधर ये नारियल के 3 पेड़ के ठीक पीछे धुंधला सा एक आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये है हैवलॉक आइलैंड। अब इसको नया नाम मिला है स्वराज द्वीप। ये बहुत खूबसूरत जगह है। इसके बाद हमने यहाँ मल्टीमीडिया लाइट एंड साउंड शो भी देखा। एक झलक आपको भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी यात्रा तीर्थों के तीर्थ माँ भारती के पावन मंदिर सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर की। आपको कैसा लगा सेल्यूलर जेल का ये सब देखकर, ये जानकर? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।